तो चलिए बच्चों, ये हम लोगों का ग्रेजुएशन का सेकंड लेक्चर है। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके जस्ट आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग वेक्टर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से के सेंस में हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। पहली जो हम लोगों की प्रॉपर्टी है बेटा वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ बेटा सभी इसके बारे में जानते हो, आप पढ़ते आ रहे हो। कम्यूटेटिव लॉ आखिर होता क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, लेट x एंड y, x and y are any two vectors, any two vectors, then कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है बेटा? x प्लस वाई, x वेक्टर को y के साथ जोड़ दीजिए या y वेक्टर को x के साथ जोड़ दीजिए, दोनों के रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और इसी नियम को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो बेटा नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव और एसोसिएटिव लॉ के बारे में देखते हैं बेटा। एसोसिएटिव में हम लोगों को तीन वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग तीन वेक्टर लेके चलते हैं। लेट x, y and z are in three vector, are any three vectors, then क्या होता है एसोसिएटिव के अनुसार बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें बेटा पहले दो को ग्रुप में कर लीजिए और अंतिम के दो वेक्टर को ग्रुप में कर लीजिए, तो उनके रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और यही कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। ओके बेटा, इनका प्रूफ आपको ध्यान में नहीं रखना है, प्रूफ आते भी नहीं है। ओके, तीसरा है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है बेटा? इसको आप भी ध्यान से रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आखिर होता क्या है बेटा? मान लीजिए आपके पास कोई स्केलर a है, लेट a इज एनी स्केलर, एनी स्केलर, and x and y are any two vector, x and y are two vectors, then a into x plus y, a बेटा इन वेक्टर्स के लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। बेटा a जो है वेक्टर्स के लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यही बेटा अगर a जो है, अगर a राइट हैंड साइड में आ जाए इन वेक्टर के, तो ये बेटा क्या कहलाता है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहलाता है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए वेक्टर के राइट प्लेस पे है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये आपकी बेटा दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताया, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि किसी भी दो स्केलर का वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, अगर आपके पास कोई दो स्केलर क्वांटिटीज हैं तो उसका हम वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो लेट a and b are
are any two scalar then AB into x vector equal to a bx vector। मतलब एक को बाहर कर दीजिए और बी का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कराइए, जो भी नया वेक्टर आता है उसको फिर ए के साथ आप मल्टीप्लाई कराइए। तो ये बेटा हमने देखा कि ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर्स और स्केलर्स की। किसी भी स्केलर का वेक्टर के ऊपर अगर हम मल्टी ऑपरेट कराते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद बेटा जस्ट जो अपना अगला है टॉपिक है वो है लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की रैखिक स्वतंत्र और रैखिक परतंत्र वेक्टर कब होते हैं, इसको भी बेटा हम लोग देखेंगे प्रॉपर। रैखिक स्वतंत्रता तथा रैखिक परतंत्रता क्या होता है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है लीनियर डिपेंडेंट फॉर रो वेक्टर। हम लोग रो के लिए अलग पढ़ लेंगे, कॉलम के लिए अलग पढ़ लेंगे, फिर वेक्टर के लिए अलग पढ़ लेंगे। ओके, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं लीनियर डिपेंडेंट फॉर रो वेक्टर। लीनियर डिपेंडेंट फॉर रो वेक्टर्स। किसी भी सदिश की रैखिक, कोई भी सदिश रैखिक परतंत्र कब होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास एम वेक्टर्स हैं, एम रो वेक्टर हैं, ये सॉरी एम पंक्ति सदिश है। लेट R1 R2 डेफ Rm आर रो वेक्टर्स। हमने क्या मान लिया बेटा कि हमारे पास R1 R2 डेफ Rm ये पंक्ति सदिश हैं। all these vectors are all these vectors are all these vectors are linearly dependent if x1 x2 def xn are such that x1 r1 plus x2 r2 plus def xn rm equal to 0 vector. All x are not equal to 0. All x are not equal to 0। तो बेटा समझ लीजिए कि लीनियर डिपेंडेंट रो वेक्टर के लिए क्या होता है। हमने क्या मान लिया बेटा कि m हमारे पास रो वेक्टर है, ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट तभी कहलाएंगे यदि किसी स्केलर x1 x2 xn का इस प्रकार से अस्तित्व हो। x1 x2 डैश xn ये बेटा स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं और हमने आपको बताया था कि इनको हम स्केलर के तौर पे यूज करते हैं। ये इस प्रकार से हो कि x1 r1 प्लस x2 r2 प्लस डैश xn rm आप सॉल्व करें तो आपको जीरो वेक्टर दे दे। ओके, कैसा वेक्टर दे दे, जीरो वेक्टर दे दे। यहाँ बेटा आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि सभी x जीरो के बराबर नहीं होंगे। x1 x2 डैश xn ये सभी जीरो के बराबर नहीं हो सकते। इसमें बेटा कम से कम एक वेक्टर ऐसा हो जो जीरो के बराबर ना हो। ओके, तो ऐसा जो वेक्टर मिलता है उसे हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्या है, रैखिक परतंत्र है। ओके, अब इसके बाद आइए हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट फॉर रो वेक्टर देख लेते हैं। ये तो हमने डिपेंडेंट की बात की, अब लीनियर इंडिपेंडेंट
फॉर रो वेक्टर, फॉर रो वेक्टर। अब रो वेक्टर के लिए बेटा कोई भी रैखिक स्वतंत्र कब होंगे? ओके, तो थोड़ा सा अंतर है बेटा, वहां पे आपको ध्यान देने की बात होगी। अगर हमारे पास बेटा हम मान लेते हैं कि R1 R2 डेड एफ आर एम, ये आपके पास रो वेक्टर है, और रो वेक्टर all these vectors are linearly independent, are linearly independent if x1 x2 dead def xn are such that x1 r1 plus x2 r2 plus x2 r2 plus डेड डेफ प्लस एक्स एन आर एम इक्वल टू 0। यहाँ 0 बेटा बोल्ड मैंने नहीं लिखा है। यहाँ बेटा ध्यान देना है, जितने भी x1 x2 ये हैं, ये सभी 0 के बराबर होंगे। ऑल x आर इक्वल टू 0, मतलब बेटा क्या है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू xn, ये बेटा सभी 0 के बराबर हो जाएं। अगर ये सभी स्केलर 0 के बराबर हो जाएं तो वहां पे आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग आपको 0 ही मिल जाएगा। ओके, और इस तरह के वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं रैखिक स्वतंत्र हैं। यहाँ बेटा क्या था कि सभी स्केलर 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम एक स्केलर ऐसा हो जो 0 ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी x 0 के बराबर होने चाहिए। अगर सभी 0 के बराबर हो गए तो आपको 0 मिल ही जाएगा। इस स्थिति में बेटा हम कहेंगे कि दिया हुआ जो वेक्टर्स है वो क्या है, रैखिक स्वतंत्र है। ओके बेटा, ये हमने आपको बता दिया है कि रो वेक्टर के लिए लीनियर डिपेंडेंट कब होता है और लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है। इसको नोट कर लीजिए। इसी में मैं आपको कॉलम वेक्टर को भी बता देता हूँ। नोट कर लिए होंगे? चलिए ठीक है बेटा, जब कॉलम वेक्टर की बात करेंगे तो रो की जगह कॉलम आ जाएगा, रो की जगह कॉलम आ जाएगा, और ये R1 R2 की जगह कॉलम वेक्टर हम यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ भी आप हटा दीजिए, पूरी कंडीशन वही होगी। ओके, यहाँ भी आप R1 R2 हटा दीजिएगा। ये आपको लिखना है, उसी में आप इरेज ना करिएगा, आपको अलग अलग इसको राइट करना है। ठीक है, तो बेटा हम जब कॉलम वेक्टर की बात करेंगे तो हम कॉलम ले लेंगे कि कोई भी कॉलम वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, कोई भी कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है। तो जब हम कॉलम की बात करते हैं बेटा, तो हम C1 C2, अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था कि C1 C2 डेट Cm, ये हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास कॉलम वेक्टर है बेटा। और कॉलम वेक्टर, ये सभी कॉलम वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे यदि x1 x2 डेट xn इस प्रकार वेक्टर हो कि x1 C1 x2 C2 xn Cn इक्वल टू 0 वेक्टर मिल जाए। यहाँ भी बेटा जितने भी x1 x2 होंगे ये सभी 0 के बराबर होंगे। इसी तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट में अगर आपके पास C1 C2 Cm ये सभी m कॉलम वेक्टर हैं, ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे यदि x1 C1 x2 C2 xn Cm इस प्रकार के हों कि सभी x सभी स्केलर 0 के बराबर आ जाए, तब हम कहते हैं कि ये जो स्तंभ सदिश है यह एक रैखिक स्वतंत्र है। रैखिक लीनियरली डिपेंडेंट में हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास C1 C2 Cm
कॉलम वेक्टर्स हैं तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे यदि किसी स्केलर x1 x2 डेट डेफ xn इस प्रकार से हो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाए, 0 वेक्टर मिल जाए। यहाँ पे सभी x1 सभी स्केलर्स जो है बेटा 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट में सभी स्केलर बेटा 0 के बराबर होते हैं। ओके, आप नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? तो लीनियरली डिपेंडेंट हमने कॉलम वेक्टर का देखा, रो वेक्टर का देखा, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी रो वेक्टर का देखा और कॉलम वेक्टर का देखा। ओके, चलिए नोट कर लिए होंगे। अब इसी तरीके से बेटा रो कॉलम की तो बात हमने कर ली। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट कैसे डिसाइड करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसको भी अच्छे से ध्यान देने की बात है। कोई भी वेक्टर कब लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कोई भी वेक्टर कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब हम लीनियरली डिपेंडेंट फॉर अ वेक्टर देखते हैं। अगली हेडिंग नोट करिए, लीनियर डिपेंडेंट फॉर अ वेक्टर या फॉर वेक्टर्स नोट कर लीजिए, नॉट फॉर अ वेक्टर, फॉर वेक्टर्स। बेटा हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास n वेक्टर है। क्या है बेटा? n वेक्टर हैं और ये वेक्टर कौन कौन से हैं? x1 x2 डेट डेफ x1। लेट x1 x2 डेट डेफ xn आर n वेक्टर। अब मान लेते हैं बेटा कि आपके पास n स्केलर भी हैं। लेट a1 a2 डेट डेफ an आर n स्केलर are n scalars are n scalar। तो then vector x1 x2 xn are linearly dependent, then vector x1 x2 that of xn are linearly dependent, are linearly dependent if a1 x1 plus a2 x2 plus that def an xn इक्वल टू 0 वेक्टर, जहां पूरे स्केलर 0 के बराबर नहीं होंगे। वेयर ऑल ए आर नॉट इक्वल टू 0। बहुत जरूरी बात है बेटा कि सभी ए 0 के बराबर नहीं होंगे, कम से कम एक ऐसा ए हो जो 0 के बराबर ना हो, टू 0। जैसे बेटा हमने रो और कॉलम में बात की थी उसी प्रकार हम वेक्टर में भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट फॉर अ वेक्टर क्या होता है। लीनियर इंडिपेंडेंट थ्योरी बेटा आपके लिए बेहद जरूरी है। न्यूमेरिकल तो सभी के समझ में आ जाता है और न्यूमेरिकल इसके बड़े इजी हैं। ओके, तो आप थ्योरी बिल्कुल प्रॉपर कॉपी फेयर कॉपी बनाइए और इसको राइट करते रहिए। आपका एक एक टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह बेटा हम ये मान लेते हैं कि अगर आपके पास x1 x2 डेट डेफ xn ये n वेक्टर हैं, n वेक्टर, और आपके पास n स्केलर हैं लेट, और ये n स्केलर a1 a2 डेट डेफ an और n scalar, then these vectors are linearly independent if a1 x1 a2 x2 प्लस डेट डेफ an xn इक्वल टू 0। यहाँ बेटा बोल्ड 0 नहीं है कि वेक्टर वाला 0 है। ओके, यहाँ बेटा सभी जो a1 a2 हैं सभी a 0 के बराबर होंगे।
where all a are equal to 0, मतलब बेटा a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू an, इन सभी की वैल्यू आपको 0 मिले। अगर 0 को किसी वेक्टर से इंटू कराएंगे तो 0 ही मिल जाएगा, आपको अंतिम में एक 0 मिलेगा। तो ये सीधा सीधा है बेटा, अगर सभी स्केलर 0 हैं तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा जो भी वेक्टर होगा। अगर सभी वेक्टर 0 नहीं है, उसमें से कम एक आपको वेक्टर ऐसा मिल रहा है जो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो वेक्टर होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, ये तो बेटा आपने देख लिया। अब जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो उसका वर्किंग रूल, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि वर्किंग रूल क्या होता है। आप अगर वर्किंग रूल ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग किसी भी वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे पता करेंगे, उसके लिए मेथड्स लिख लीजिए। ओके, तो राइट डाउन, और आपको मैं एक दो क्वेश्चन आज यहाँ पे बताऊंगा। राइट डाउन, डिटर्मिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। हेडिंग लिखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम लोग कैसे पता करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए बेटा आप वेक्टर ले लीजिए, 3 वेक्टर ले लेते हैं हम। x1 वेक्टर ले लेते हैं, x1 x2 x3, 3 टपल में ही मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। दूसरा x2 वेक्टर ले लीजिए, इसमें बेटा एलिमेंट जो है y1 y2 y3 ले लीजिए। तीसरा x3 वेक्टर ले लीजिए बेटा, इसमें एलिमेंट z1 z2 z3 ले लीजिए। अब हम बेटा ये कोई 3 हमने वेक्टर ले लिया, और एनी 3 वेक्टर, और एनी 3 वेक्टर। अब इनमें से कोई भी हम 2 वेक्टर बेटा ले लेते हैं, चाहे x1 x2 ले लीजिए, चाहे x2 x3 ले लीजिए, चाहे x1 x3 ले लीजिए, कोई भी आप 2 वेक्टर ले लीजिए। तो चलिए बेटा हम लोग x1 और x2 ही ले लेते हैं। कंसीडर 2 वेक्टर्स आर टेकन। हम 2 वेक्टर ले लेते हैं बेटा, और कोई 2 स्केलर ले लेते हैं, एंड 2 स्केलर, और 2 स्केलर ए और बी ले लेते हैं, ए एंड बी, इन विच बेटा हम इस प्रकार से स्केलर्स ले लेते हैं कि ए x1 प्लस बी x2 ऑपरेशन इस प्रकार से करें कि जो वेक्टर आपको मिले उसका पहला एलिमेंट आपको 0 मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, इस प्रकार से ऑपरेशन करेंगे इन स्केलर्स का इन वेक्टर के ऊपर कि जो इसका पहला एलिमेंट आपको मिले ये 0 मिलना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन मस्ट बी सच दैट, ये वर्किंग रूल मैं लिखा रहा हूं बेटा, must be such that first element of the vector, first element of the vector must be 0, must be 0। बेटा पहला एलिमेंट जो वेक्टर का है वो 0 होना चाहिए। अब आगे की कंडीशन C1 और C2 पे डिपेंड करती है बेटा। यदि C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 0, अगर C1 भी 0 के बराबर हो गया, C2 भी 0 के बराबर हो गया, तब हम कहेंगे कि x1 और x2 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देन वेक्टर
x1 and x2 are linearly dependent vector, linearly dependent। बेटा यदि φ1 φ2 जीरो नहीं होते हैं, if φ1 भी जीरो नहीं हुआ और φ2 भी जीरो नहीं हुआ, तब जो वेक्टर होंगे बेटा, देन वेक्टर फॉर आर linearly independent independent। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कांस्टेंट आपके φ1 φ2 दोनों जीरो हो गए तो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट जीरो नहीं होता है बेटा तो ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी प्रकार बेटा हम x2 और x3 वेक्टर के साथ भी ऑपरेशन अडॉप्ट करेंगे, वहां भी चेक करेंगे कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ओके, इसी तरह हम लोग x1 x3 के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा, रिपीटेड एबव प्रोसेस रिपीटेड। इसी प्रकार से बेटा हमें क्या करना है कि x2 और x3 के साथ भी यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है और वहां भी चेक करना है जो हमने पिछला मेथड बताया है कि इंडिपेंडेंट किस तरीके से चेक किया जाता है और डिपेंडेंट किस तरीके से चेक किया जाता है। तो x2 और x3 के ऊपर भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर x1 और x3 के ऊपर भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कब होता है और तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्रॉपर। आपको चेक करना है कि डज द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। डज द वेक्टर फॉर linearly dependent और नॉट। आपको चेक करना है बेटा कि ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। तो चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। x1 बेटा एक वेक्टर आपके पास है 2 -1 3 2। x2 वेक्टर जो आपके पास वेक्टर है वो है 1 3 4 2। आपके पास जो तीसरा वेक्टर है x3 वो है 3 -5 2 2। ओके, इन सभी वेक्टर्स को आपको बेटा एक एक करके ध्यान देना है जिस तरीके से आपको मैंने थ्योरी बताया। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, पहले दो वेक्टर्स को लेके विचार करेंगे। अगर हम लोग बेटा x1 और x2 को देखते हैं तो कंसीडर टू वेक्टर्स x1 और x1 और x2 पे देखिए बेटा, हमने जब थ्योरी आपको बताया था कि ऑपरेशन इन वेक्टर में इस प्रकार से करना है कि पहला एलिमेंट इस वेक्टर का जीरो हो जाए। बेटा अगर हम x2 के साथ 2 का इंटू करा दें, x2 के साथ 2 का इंटू करा दें और x1 में सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स x1 x2 के साथ 2 का इंटू करा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 1 जा 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला एलिमेंट आपको जीरो दे देगा। तो ऑपरेशन आपको इस प्रकार से करना है कि पहला एलिमेंट जीरो हो जाए। तो आपके पास ये 2 कहाँ से आया, यहीं से पता चल रहा है कि इसमें 1 है, तो 1 से तो कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 का अगर आप x2 के साथ मल्टीप्लाई करा दो और x1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको पहला एलिमेंट वेक्टर का जीरो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए x1 - 2 x2 जब आप करेंगे बेटा तो x1 मीन्स आपका क्या है 2 -1 3 2
माइनस 2x2। आपका x2 बेटा कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है 1 3 4 2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का अंदर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये मिल जाएगा। तो 2x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 6 8 4। ओके, चलिए इसको अब आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा बेटा, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 6 ये माइनस 7 हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 8 माइनस 5 दे देगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 दे देगा। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब फिर बेटा इसी प्रकार वेक्टर हम लोग वेक्टर 2 और वेक्टर 3 को देखते हैं। इसी प्रकार बेटा हमको इस प्रकार से ऑपरेशन इन दोनों के साथ करना है कि इसका पहला एलिमेंट 0 आ जाए। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर 3 का मल्टीप्लाई हम x2 वेक्टर के साथ करा दें और x3 में 3x2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, बेटा ऑपरेशन वेक्टर के साथ इसी प्रकार का करना है कि पहला एलिमेंट 0 आ जाए। पहला एलिमेंट 0 लाने के लिए हमने इस 3 का मल्टीप्लाई x2 के साथ किया और x3 में हमने सब्ट्रैक्ट कराया। तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं नाउ। अच्छा, तो इसके पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बेटा कि हमने ऑपरेशन करवाया x1 माइनस 2 x2, क्या आपको बेटा 0 वेक्टर मिला, 0 वेक्टर आपको नहीं मिल रहा है। अगर ये पूरा 0 हो जाता, ठीक है, तब हम कह देते कि वहां पे क्या है कि वह वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। ये पूरा वेक्टर 0 नहीं मिल रहा है, आपको 0 वेक्टर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो दिया हुआ वेक्टर है मतलब x1 और x2 क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो लिखिए, थोड़ा लिख लीजिए, सिंस x1 माइनस 2x2 आपको 0 वेक्टर नहीं मिला है, ओके, हेंस x1 और x2 कैसे वेक्टर हुए बेटा, हेंस x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर। ओके, ये कैसे वेक्टर हुए बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। पुनः आप x2 और x3 के साथ ऑपरेशन करिए, अगेन कंसीडर्ड वेक्टर वेक्टर x2 एंड x3। बेटा अभी जो मैं बता रहा था कि ऑपरेशन इस प्रकार x2 और x3 में करना है कि जब हम ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करने के बाद पहला एलिमेंट 0 हो जाए। तो 0 करने की ट्रिक यही है बेटा कि जो यहाँ तो 1 है तो कोई लेना देना ही नहीं, x3 में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करा दीजिए और x3 में 3x2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका तुरंत पहला एलिमेंट 0 आ जाएगा। ओके, तो ऑपरेशन हम लोग कौन सा कर रहे हैं, x3 माइनस 3x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3 वेक्टर, 3 माइनस 5 2 2 माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 वेक्टर, 1 3 4 2। ओके, चलिए 3 माइनस 5 2 2, 3 का अंदर इंटू कराएंगे तो हर एक एलिमेंट से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 16। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 3 0, कामा माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14, ओके, 2 माइनस 12 माइनस 10, ओके, 2 माइनस 6 माइनस 4। इसको इक्वेशन नंबर आप दूसरा दे दीजिए। क्योंकि बेटा यहाँ भी देखिए x3 और x2 में इसके प्रत्येक एलिमेंट 0 नहीं है, मतलब आपको 0 वेक्टर नहीं मिला। सिंस x3 माइनस 3x2 ये आपको 0 वेक्टर नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं बेटा कि x2 और x3 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं।
x2 and x3 are linearly independent. ओके अब बेटा हमको x1 x2 x3 को चेक करना है कि ये कैसे वेक्टर हैं, मतलब इनको आप एक साथ एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट कर लो x1 x2 x3 और हाँ x1 x2 x3 के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो कि क्या जीरो वेक्टर मिल जाता है कुछ ऑपरेशन करके। जैसे आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 में जो एलिमेंट है 0 है, -7 है, -5 है, -2 है, इसके एलिमेंट है 0, -14, -10, -2। इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 2 के एलिमेंट है इक्वेशन नंबर 1 के एलिमेंट से डबल है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कोई ऐसा ऑपरेशन कर दीजिए बेटा, ऐसा ऑपरेशन कर दीजिए कि पूरा आपको जीरो वेक्टर मिल जाए। तो देखिए बेटा अगर इक्वेशन नंबर 3 में बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में से सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें और इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। समझिएगा हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इस प्रकार से ऑपरेशन करना है कि अगर ये रिलेट कर रहे हैं तो इनके प्रत्येक एलिमेंट जो वेक्टर के हैं 0 मिलता है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है 2 जो है इक्वेशन नंबर 2 के जो एलिमेंट है इक्वेशन नंबर 1 के डबल हैं। तो इक्वेशन नंबर हम इसके भी एलिमेंट सेम करना चाहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के भी एलिमेंट सेम करना चाहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इसको। थोड़ा बेटा ये आपको फर्स्ट डे थोड़ा टफ टाइप का लगेगा लेकिन क्वेश्चन बड़े इजी हैं और आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। ओके तो लिखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, on subtracting 2 times of equation 1 from equation 2 we get इक्वेशन 2 आपका क्या है बेटा, ये है x3 माइनस 3x2। इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 है x1 माइनस 2x2। इसमें 2 का गुणा करा दीजिए और चेक करिए इक्वल टू आपकी वैल्यू ये क्या है बेटा, x3 की है 0, -14, -10, -4। यही है ना, देख लीजिए यही है, माइनस 2 टाइम्स इस वेक्टर की वैल्यू कौन कौन सी है, 0, -7, -5, -2। चलिए सॉल्व तो करते हैं हम लोग इसको। 0, -14, -10, -4, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो 0, 2 7 जा 14, -14, -10, -4। बेटा सब्ट्रैक्ट कराइए तो 0 माइनस 0 0 ही, -14 माइनस माइनस प्लस तो -14 + 14 0 दे देगा, -10 माइनस माइनस प्लस 10 तो माइनस प्लस प्लस 10 0, -4 माइनस माइनस प्लस 4 ये भी 0 है, मतलब आपको 0 वेक्टर मिल गया। ओके 0 वेक्टर मिल गया, मतलब अगर हम सॉल्व करें तो x3 माइनस 3x2, 2 का अंदर यहाँ इंटू कराइए तो 2 1 जा 2x1 प्लस 4x2 आपको 0 वेक्टर मिल रहा है। ओके इसको बेटा और सॉल्व करा दीजिए, x3 वेक्टर 3x2 प्लस 4x2 प्लस x2 वेक्टर मिलेगा -2x1। बेटा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको 0 वेक्टर मिल गया। तो जब बेटा
जीरो वेक्टर का मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट, इस जीरो वेक्टर का मतलब 0 0 0 0। जब सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो बेटा वहां पे क्या होता है, कह सकते हैं कि ये सभी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। हेंस वेक्टर्स x1 x2 x3 are linearly dependent at a time, are linearly dependent at a time। तो बेटा एक चूंकि इनका तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन एक साथ जीरो वेक्टर मिल गया है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर एक साथ लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ठीक है बेटा, आज हम आपको इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया कि किसी भी स्केलर के साथ वेक्टर का किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी हम लोगों ने देखा। ओके, तो चलिए आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके।